एक दिन पहले ही नक्सलियों की तरफ से हमको थ्रेट आया। अभी तो बड़ी घटना हुई है, जैसे हिडम्मा को मारा गया है। हिडमा छत्तीसगढ़ में नहीं मारा गया। आपको क्या लगता है हिडमा जब मारा गया होगा तो क्या एक दिन में मारा गया? आज वो समर्पण कर रहे हैं तो कोई भारत के ऊपर एहसान कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम बोले यार हमको तो पता था कि हमको करना क्या है। हम बोले आज तो नहीं जा पाएंगे, हम जंगल है, कोई हमें मार वार देगा, रात बात हो जाएगी, हमको जाने में, आज हमें यहीं रुकने तो हम कल जाएंगे। जैसे शोषण होता है कभी कभी गांव में किसी व्यक्ति का, तो भी नक्सल जो काम वो बस्तर में किए हैं, यदि मान के चलिए वो उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में या हरियाणा में या पंजाब में करते तो क्या वो जीवित रहते? बिल्कुल नहीं। हिडमा को शत्रु नहीं माना था सरकार ने, ध्यान से सुनना मेरी बात। बंदूक उठाना ना और गोली चलाना आसान काम नहीं, तो उसका कारण जल जंगल जमीन नहीं है, उसका कारण कुछ और है। दूसरा क्या है, बहुत स्पष्ट रूप से मैं ये कहूँगा, बस्तर के जंगल में दुनिया की ऐसी खनन नहीं, कोई चीज नहीं जो बस्तर के जंगल में मौजूद ना हो और भारी मात्रा में मौजूद ना हो। छत्तीसगढ़ का जो नक्सली है वो इमोशनल है। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे नक्सलाइट को खत्म करने का। गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प लिया था कि 2026 तक नक्सलाइट पूरे देश से खत्म हो जाएगा। और एक तरफ हैं हिमांशु कृष्ण महाराज जी, उन्हीं के बीच में बैठ करके कथाएं करते हैं और किस तरीके से उस विचार को खत्म किया जा रहा है। क्योंकि नक्सलवाद जो है, नक्सलाइट जो लोग हैं, वो आतंकवादी तो नहीं है, वो देश प्रेमी हैं, परंतु उनके कुछ मुद्दे होते हैं उन मुद्दों की वजह से उनके विचार भ्रमित हो जाते हैं, इस वजह से वो हथियार उठा लेते हैं। आज उसी विषय पर चर्चा करेंगे, जिस तरीके से नक्सलाइट को एक तरफ गृह मंत्री खत्म करने की बात कर रहे हैं और हिमांशु जी महाराज हैं उनके बीच में जाकर के कथाएं कर रहे हैं। महाराज जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो महाराज जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि जिस तरीके से आप उन लोगों के बीच में जाते हैं, पहला सवाल तो कि नक्सलाइट जो लोग हैं उनमें आपको डर नहीं लगता क्या? देखिए सुशील जी, आज जितना देश सबका है इतना ही देश हमारा भी है और उनका भी है। हमें देश के किसी भी हिस्से में जाने में यदि डर लगता है तो इसका मतलब यह है कि इस देश को हम अपना नहीं मानते। बिल्कुल, पहली बात। दूसरी बात यह है, किसी को तो करना ही होगा, किसी को तो शुरुआत करनी ही होगी। और यदि हम संपूर्ण देश को अपना मानते हैं तो हमें प्रत्येक देशवासी के पास में जाना होगा, चाहे वह विचार कुछ भी रखता हो। और संविधान भी अपने विचार रखने की स्वतंत्रता देता ही है, बिल्कुल, परंतु उसका तरीका गलत है, यही उनको बताना पड़ेगा। यदि उनको ये समझ में आ जाए कि जिस तरीके को हम अपना रहे हैं यह गलत है, तब वे हम जैसे ही होंगे। जैसा कि महाराज जी, आपने जो कथाएं शुरू करी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आपने कथाएं शुरू करना शुरू किया, उसके बाद एक सुदूर क्षेत्र में अपने कह सकते हैं कि वो भी अपने भारतीय हैं, आदिवासी कहते हैं, पर हम उन्हें आदिवासी नहीं, हम उन्हें हिंदुस्तानी मानते हैं। जैसा कि मैं मानता हूँ कि वो हिंदुस्तानी, आदिवासी नहीं है, वो अपने देश से प्यार करते हैं। उनमें से कुछ भटके हुए नौजवान हैं जो नक्सलवाद में शामिल हो जाते हैं। तो आखिरकार ये नक्सलवाद में जुड़ने का उनका क्या तरीका है? क्योंकि आप उनके बीच में रहते हैं, क्यों वहां पहुंच जाते हैं और उन लोगों को कैसे वापस लिया जा सकता है? ये एक लंबी यात्रा है मेरी। ये यात्रा है सन 2022 की। देखिए, हम आपके पॉडकास्ट में एक बात स्पष्ट बता देते हैं कि हम किसी का भी नाम नहीं खोलेंगे, किसी स्थान का नाम नहीं खोलेंगे, सुरक्षा की दृष्टि से। बिल्कुल बिल्कुल। आपको हम घटनाएं बताएंगे जिससे कि समाज एकदम से प्रेरित हो जाए, प्रेरणादायक हो जाए। ये मेरी सुरक्षा की दृष्टि नहीं है, ये उन लोगों की सुरक्षा की दृष्टि है जो लोग हमारे साथ में काम करते हैं। बिल्कुल। तो रात्रि के 9 बज रहे थे, 2022 की ये घटना है। 2022 में वो हमको बोले कि महाराज जी, उस दिन आपने हमसे एक प्रश्न किया था कि सभी लोग लग जाएं तो ये काम रोका जा सकता है। क्या आपको लगता है कि जो पश्चिम में आप जो दृश्य देख रहे हो, क्या वैसा ही भारत है? हम उनको सुन रहे थे। उस दिन हमारा जीवन का सबसे टर्निंग पॉइंट था। ये हम आज तक किसी कैमरे पर नहीं बोले हैं। आज खबर इंडिया पहला चैनल है जिसको मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ इस विषय के लिए। और कई बार लोग पूछते भी हैं, जैसे आपने प्रारंभ में ही पूछा कि आप कर कैसे लेते हो। तो
मैं बताऊंगा ये करने के लिए प्रेरणा कैसे मिलती है, उसी कहानी में आपको लेकर के जा रहा हूँ इसमें। तो उन्होंने कहा कि जैसा तुम पश्चिम में चैलेंज देखते हो कि धर्मांतरण हो रहा है या ये हो रहा है, इससे तुम विचलित होते हो, क्या वैसा ही भारत है? मैं बोला मेरी तो आयु बहुत कम है, मैंने पूरे भारत का दर्शन नहीं किया। बोले तुम ये भी कह रहे थे कि यदि सब लग जाएं तो इस काम को किया जा सकता है। बोले हाँ। बोले तो हम आपको एक काम दे रहे हैं और ईश्वर ने आपको इसी काम के लिए चुना है, ऐसा आप मान करके रखिएगा। और मैंने कहा कि यदि हमें हिंदू धर्म के लिए जो भी करना होगा अपने भाई बंधुओं के लिए, वो हम सब करेंगे और हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, आप बताइएगा। बोले भारत में ही रहना है, कहीं बाहर नहीं जाना है। और भारत में ही कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो हैं तो वो सब अपने ही, परंतु कहीं ना कहीं हमारी विचारधाराओं से अलग हो गए हैं और वह मुस्लिम और ईसाई इनसे भी ज़्यादा खतरनाक हैं देश के लिए। यदि हमने समय पर चीज़ों को नहीं बदला तो एक देश का बहुत बड़ा भूभाग, ये कहने में आसान नहीं होगा कि जैसे कभी कहा जाता था कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, तो वो समय भी आ सकता है कि ऐसा बोलना पड़ जाए कि ये हिस्सा भी भारत का नहीं है। तो हमने कहा कि ठीक है, हम एक बार सोच के बताते हैं। हमने कहा हमें कहाँ जाना है? बोले मेरे साथ चलना है। बैग लाए हो क्या? मैंने कि नहीं लाया। बोले कल 10 बजे मेरे साथ चलना है। तो मैं बोला कल तो पॉसिबल नहीं है, एक दो छोटे छोटे कार्यक्रम हैं, उनको निपटा लेता हूँ और आपसे भी फ़ोन पर रहूँगा, लेकिन वादा है कि जो आप कह रहे हो आंख बंद करके काम को करेंगे, यदि देश और धर्म के लिए है तो। ये यात्रा 2022 में प्रारंभ हुई। एक हफ्ते के अंदर मैंने अपना बैग पैक किया और मैं छत्तीसगढ़ पहुंच गया, सब चीज़ें छोड़ के। मैंने अपने घर भी नहीं बताया कि मैं जा रहा हूँ, कुछ भी जा रहा हूँ। मैंने कहा अपने घर वालों को कि मैं मेरठ जा रहा हूँ और 2-4 दिन में वापस लौट के आऊँगा। तो मैं फ़्लाइट पकड़ा और फ्लाइट पकड़ करके मैं रायपुर राजधानी पहुँच गया। मुझे एक व्यक्ति वहाँ पर लेकर के आए। विस्तृत चर्चा वहीं से होती है कि करना क्या है। पहली बार हमें छत्तीसगढ़ जा करके पता चला कि हमें इन चैलेंजों का सामना करना है। अब हम गए, जाने के बाद में हम उनके साथ में बैठे, 4 लोग और भी आए हुए थे बैठ करके इस विषय पर चर्चा करके। शायद वो 4 लोग केवल हमसे मिलने के लिए आए हुए थे। प्लान हमसे पहले बन चुका था कि महाराज जी को किस काम की ओर लगाना है, वो सब पहले फिक्स हो चुका था। और शायद 3 महीने उनकी इन्हीं विषयों पर हमको देखते हुए चर्चाएं भी हुई हैं कि ये सेंटर पॉइंट इत्यादि ये सब होंगे। अब हमसे बताया गया कि आपको नक्सलियों में क्षेत्रों में जा करके कथाएं करनी है। तो हम बोले क्या केवल नक्सलियों में करनी है या सभी में हम कर सकते हैं स्वतंत्र रूप से? बोले हम 2 प्रकार से आपकी कथाओं के कार्यक्रम तय कराएंगे प्रारंभ में, लेकिन सामना आपको ही करना है सब चीज़ों के लिए। जैसे मान के चलो शादी में सब बाराती होते हैं, बाकी सब झेलना दूल्हे को ही होता है, तो वैसी ही स्थिति हमारे साथ हुई थी। तो बोले दूल्हे आप ही हो। यदि शादी में झगड़ा होगा तो भी आरोप आपके ऊपर आएगा, और यदि बैंड बजेगा और लोग नाचेंगे तो भी आनंद आपके ऊपर ही आएगा, और कैमरे से अलग रहोगे, कोई लाइमलाइट में नहीं रहोगे। खैर हमने कहा कि देखिए हम 2 अपनी इच्छा हमने प्रकट की। हमने कहा कि हम नक्सलाइट क्षेत्रों में काम करेंगे। पता नहीं था नक्सल किसे कहते, कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे और अध्ययन के बाद में ही नक्सलाइट क्षेत्रों में जाएंगे। हमको ऐसा नहीं कि आप तुरंत भेज दो और तुरंत काम करने लग जाओ, हम बिना प्लान के नहीं जाएंगे। अब जब हमने पहली बार नक्सलाइट शब्द वहीं सुना था हमने कि नक्सल होता है कुछ, हमने कुछ सुना नहीं था। हमें लगा था कि भाई वनवासी लोगों के बीच में जाना है, और वनवासी लोग जनजाति समाज के बीच में जाना है, अपने धार्मिक विषय लेने हैं और फिर वापस आ जाना है, इतना ही संघर्ष होगा। जैसे हम उत्तराखंड में जाते हैं, पहाड़ वहाँ भी हैं, तो जंगल का मतलब हमें उत्तराखंड वाला जंगल नजर आया। अच्छा। वो बस्तर वाला जंगल हमको नजर नहीं आया बिल्कुल भी कि बस्तर का ये जंगल भी है, वहाँ की कहानी भी कुछ और, वहाँ की कहानी भी कुछ और है। हमने पहली बार जब यूट्यूब खोला और नक्सल डाला तो वहाँ सब बंदूक लटकाए हुए सब लोग घूम रहे थे कि ऐसा नक्सल होता है। हम बोले यार हम तो दूसरे कश्मीर में आके बैठ गए लगता है। तो खैर हाँ कर चुके थे सब चीजों को। तो हमने पहली बार नक्सल को पढ़ा कि आखिर नक्सल चाहता क्या है। तो समझ में आया मूल बात ये है, नक्सल चाहता क्या है और नक्सल बनने की कहानी क्या है। वो हमने अध्ययन करी पूरी। अध्ययन करने के बाद में फिर हम रात को उनके बुजुर्ग व्यक्ति के पास में गए, जाके बोले कि ये तो हमने पढ़ लिया, ये तो स्थिति तो ऐसा मान्य है, इसको करने के लिए हम तैयार भी हैं, परंतु इसको यदि बिना प्लान के करेंगे तो रिजल्ट नहीं आने वाला है। और आपका उद्देश्य क्या है हमको अब बिल्कुल खुल के बताइएगा प्लीज, कि आप हमसे केवल कथाएं कराना चाहते हो या इसका मूल उद्देश्य क्या है। आप पता चली हम कथा करने गए और मूल उद्देश्य कुछ और था, चीजें बिगड़ गई, हम उस मूल उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाए। बिल्कुल। देखिए
जिंदगी में बिना प्लान के जो भी व्यक्ति आज तक चला है वो असफलता ही प्राप्त हुई है। 2022 की यात्रा आज 2025 में आकर के सफलता की ओर जा रही है और पूरा देश आज देख रहा है कि वो सफल हो रहा है। लेकिन क्या है कि उसके लिए काम करने वाले जो लोग हैं वो चिन्हित ही लोग दिखते हैं। जैसे मान लीजिए जब युद्ध लड़ती है तो सेना लड़ती है, बिल्कुल, लेकिन कैमरे पर आने वाले जो लोग होते हैं वो केवल एक या दो लोग होते हैं जो उन विषयों को बताते हैं कि ये ऐसे ऐसे होता है। लेकिन रियल वॉरियर वो सैनिक होते हैं जो फील्ड पर, ग्राउंड पर काम करने वाले लोग होते हैं, जो 2-2 3-3 4-4 दिन भूखे रहते हैं, उसके बाद में वो ऑपरेशन को रिजल्ट देते हैं। खैर, हमें बताया कि आपकी भूमिका एक सैनिक की तरह होगी। हमको बोले कि आप जो कथा करने जा रहे हो वो लोगों के लिए तो आप कथावाचक होंगे, लेकिन एक सैनिक की भूमिका इस प्रकार से होगी कि आपका जो मस्तिष्क है वो आपको सैनिक की तरह बना के रखना है कि किसी भी परिस्थिति में यहाँ कुछ भी करने की स्थिति बन सकती है। एक बात। दूसरी बात ये है कि आपकी जो मनस्थिति होगी वो धार्मिक होनी चाहिए। आप किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानेंगे। वहां पर जब आप देश के विरोध में गतिविधियां देखेंगे तो आप उनको अपना शत्रु नहीं मानेंगे। कोशिश करेंगे कि उनके साथ मिल बैठ करके चीज़ों को ठीक किया जा सके। और उनका सबसे बड़ा चैलेंज था, देखिए सरकार के लिए कोई चैलेंज नहीं है। सरकार ने 2 शब्दों में कह दिया, या तो आप हथियार छोड़ो या फिर आप ऊपर जाओ। हाँ। उनके लिए कोई चैलेंज नहीं है, उन्होंने सीधे रास्ते खोल दिए। लेकिन हमारे लिए चैलेंज ये था कि हमको मन का परिवर्तन करना था कि मन का परिवर्तन कैसे होगा। और सबसे बड़ी जिंदगी की लड़ाई भी मन का ही परिवर्तन होता है। दुनिया में आज जितनी भी लड़ाइयाँ चल रही हैं वो मन के कारण ही चल रही हैं। किसी ने किसी को शत्रु मान लिया तो मन से माना, इसीलिए वो उसके लिए मरने के लिए भी तैयार है और मारने के लिए भी तैयार है। जैसे आज मेरा मन आपके प्रति द्वेष की भावना से भर जाए कि मैं आपको अच्छा नहीं मानता, तो ये मेरा मन है। बिल्कुल। और यदि यही मन मैंने आपके लिए ये मान लिया कि आप मेरे लिए बहुत अच्छे व्यक्ति हो, तो ये मन का परिवर्तन होना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। यदि व्यक्ति के मन का परिवर्तन हो जाए तो दुनिया में जितने भी वॉर चल रही है वो सहज रूप से समाप्त हो सकती है। मन परिवर्तन से केवल। और मन परिवर्तन केवल एक ही तरीका है कि आप लोगों के साथ बैठो, बातचीत करो, उनको समझो, उनको समझाओ। ये हम जैसे लोगों का काम है, सरकार या सेना का काम नहीं है। बिल्कुल। सरकार जब ही कोई एक्शन लेती है, जब सिर से ऊपर पानी जाता है या देश के लोगों को कोई समस्याएं पैदा होती हैं, देश की सुरक्षा को हानि होती है। खैर, मैंने पहले साधारण रूप में बन के घूमा। अच्छा, लोगों से वैसे ही मुलाकात की? नॉर्मल जा करके। और मैं शहरी क्षेत्रों में गया पहले। बस्तर के जो शहरी क्षेत्र हैं, जो छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्र हैं, उनमें गया। मैंने अच्छे से बातचीत करी, दोस्ती करी, सब चीजें करी। और कुछ लोग पहले से जानते भी थे, जो लोग वहां पर इन कामों को कर रहे थे। उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि हर चीज को करने का एक तरीका है। वो तरीका ये है कि जब तक आप मतलब उसके लिए तैयार नहीं होंगे, मतलब आपको एक ट्रेनिंग नहीं होगी, आपको कोई राय देने वाला नहीं होगा, आपको कोई दिशा देने वाला नहीं होगा, तो आप उस दिशा में काम नहीं कर सकते। नहीं करेंगे। हाँ। जैसे एक 70 वर्ष की व्यक्ति का अनुभव मेरी कमर के पीछे था, तो मेरे को एक दिशा देने वाले थे। बिल्कुल। कि भाई मैंने इसमें ये काम किया है और मेरे को पता है ये कैसे होना है, तो हमको एक उन पर विश्वास था। लेकिन आज क्या है कि देश के जितने भी कथावाचक हैं, उनके पीछे कोई अनुभवशाली लोग नहीं है। बिल्कुल। जो उनको दिशा दे सके कि आपको इस दिशा में, जो जा रहा है अपने मन से जा रहा है, अपनी कोशिश से जा रहा है, अपना ट्राई कर रहा है। जैसे अब मान लीजिए आपने कथा दिल्ली में कराई, आपने किसी दिल्ली में कथावाचक को बुलाया, तो चूंकि आपने बुलाया तो इसलिए वो दिल्ली आया। लेकिन बस्तर के लोग तो इस काम को नहीं कर पाएंगे। तो बस्तर के लोगों के पास तो जाना पड़ेगा, क्योंकि ना वहाँ वाहन का साधन है, ना वहाँ गाड़ी का साधन है, तो ना तो वो आ सकते। अच्छा, दूसरा क्या है, दिल्ली 2025 में है, बस्तर 1980 में है, अभी बहुत पीछे है। क्या समझे? तो वहाँ के जो लोग हैं बेचारे बड़े भोले भाले हैं, बड़े सीधे हैं, लेकिन हाँ संस्कृति को मानने वाले हैं। और संस्कृति क्या है कि उनके पास में हम जैसे लोग नहीं गए, इसलिए वो इतना डेवलप नहीं कर पाए, धर्म के बारे में इतनी मैच्योरिटी नहीं आई। तो मेरा एक सवाल ये है कि जैसे आपने कथाएं शुरू की और नक्सलाइट लोगों के बीच में जब बैठे आप, तो सबसे पहले किसके साथ आपका मुकाबला हुआ जिससे आपको लगा कि मैं सही रास्ते पर पहुंच रहा हूँ? हाँ, हम पहला कार्यक्रम किए। पहले कार्यक्रम को किसी को पता ही नहीं चला कि हम आए और कब करके चले गए। मतलब 25-30 लोग थे बस। हमने कथा करी, हम आगे, हमारा मन बड़ा ज्वलंत, मैंने कि यार हम इस काम को किए, 25-30 लोगों को कथा सुनाएंगे तो कैसे मन का परिवर्तन होगा, हमको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हमको नहीं पता था कि हमारे वो 25-30 जो लोग थे वो वहाँ मैसेज पहुँचा चुके हैं कि ऐसे करके एक लड़का आया था और यहाँ कथा करके गया है।
क्योंकि पहली बार तो वो कुछ नहीं किया क्योंकि ध्यान नहीं दिया उन लोगों ने, लेकिन आप निगाह में आए पहली बार से कि कोई इतना क्रिटिकल स्थान पर एक लड़का आया। तो उसके बाद में हमने पेशेंस रखा, धैर्य रखा कि अब दूसरा कार्यक्रम कहाँ किया जाए, क्योंकि एक हो चुका, लगातार नहीं करने थे, लगातार में तो बहुत दिक्कत आ जाती। हमने कहा अब दूसरा कहाँ करना चाहिए, दूसरी कौन सी क्रिटिकल स्थान हो चुका है। तो लोग मिलने बड़ा कठिन थे। सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज था, कराएगा कौन, कौन कराएगा, क्योंकि सबको तो डर है कि एक नया काम ये हो रहा है। फिर भी हमें कुछ संस्थाओं के कार्यकर्ता ऐसे मिले जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने में माहिर रहे। उन्होंने खुद ही हमसे संपर्क साध लिया कि हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, आप आइएगा, मरेंगे तो दोनों साथ मरेंगे और जिएंगे तो दोनों साथ जिएंगे, देश के लिए कर रहे हैं काम। हम फिर से वहाँ पहुंचे। एक हमारा छोटा सा कार्यक्रम घोरतम नक्सलाइट क्षेत्रों में रख दिया गया, फ्लैक्स लगाए गए, सब चीज़ें लगाई गई। अब फ्लैक्स लगाने के बाद में 2 दिन तक, जैसे पहले सूचना हो जाती कि इस डेट में हम कार्यक्रम करेंगे, फ्लैक्स लगा दिए लोगों ने। तो 2-3 दिन पहले ही हमको कोई खबर नहीं आई वहां से, ना फोन आया ना कॉल आया, हमारे सब फ्लैक्स वगैरह उतार दिए गए साइलेंट मोड पर। अब हमें पता भी नहीं, क्योंकि हम शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं, भाई कोई बताएगा तो हमको कराने वाला ही बताएगा ना। बिल्कुल। अब हम लास्ट में फोन किए तो किसी का फोन नहीं उठा। हमने जो अपनी टीम थी, जो संगीत की टीम थी, जो गाने वाली टीम थी, या जो पूजा करने वाले लोग थे, वो सब बुला के रख रखे थे, सब खर्चा पर्चा हम सब कर चुके थे दूर दूर से। तो वो सब लोग भी आ गए, तो हमने उनको कुछ नहीं बताया। उनको आज तक भी ये घटना, वो कहाँ कहाँ कथा करके आए हैं कि ये घटनाओं के साथ में चीजें जुड़ी, उनको किसी को नहीं पता है कि वो शांतिपूर्ण ढंग से करके आए हैं। उनको नहीं पता कि हम ऐसे घनघोर क्षेत्रों में थे जहाँ ये क्रिटिकल कंडीशन हमारे सामने थी। जो क्योंकि कराने वो तो भग जाते, वो रुकते ही नहीं। यदि उनको ये पता चल जाते कि हम नक्सलियों के यहाँ जा रहे हैं या हमको इतना बड़ा चैलेंज करना है, तो भग जाते। बिल्कुल। तो इसलिए हम उनको कोई बात नहीं बताए। जो हमारे साथ में एक लड़का रहता था, हम उसको हल्का सा, उसको भी बहुत कम बताते थे, लिमिटेड। हम ऐसा माहौल रखते थे कि सब सहज है, कुछ है नहीं यहाँ पर, ये सब फालतू की बातें बनाई हुई हैं जो तुम लोगों को वहाँ पर दिल्ली में या न्यूज़ आर्टिकल्स में देखने को मिलता है कि नक्सलियों ने इतने लोग मार दिए, ये कर दिए। ये सब यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उस चैलेंज को तो हमें झेलना था ना। होता तो हमारे साथ होता, तभी तो दिखता। जब हमारे सामने हो नहीं रहा और हमारे साथ भी नहीं हो रहा, तो हमें तो ऐसा लग रहा है दुनिया बहुत सुंदर है। बिल्कुल। तो उनको कुछ नहीं पता था। अब हमने ये सब चीज़ें देख ली, तय कर ली, तो फ्लैक्स उतर गए, सब चीज़ें उतर गई। छोटे मोटे फ्लैक्स थे, कोई इतने बड़े नहीं थे। तो हम वहाँ पहुँच गए आखिरकार। तो जब हमने फ़ोन किया तो वहाँ जाके फ़ोन मिल गया एक व्यक्ति का। हम बोले भैया तुम फ़ोन नहीं उठा रहे हो, हम तुम्हारे गाँव में खड़े हैं और तुम क्या कर रहे हो। बोले अच्छा अच्छा महाराज जी आप आए। फिर भी वो हिम्मत करके हमारे पास तक आए। बोले आपको कहाँ ठहराएं। तो एक व्यक्ति बड़ी हिम्मत करके अपने घर हमको लेके गया, स्वागत वागत नहीं, हिम्मत करके लेके गया। तो बैठे, तो बैठ करके हाथ जोड़ के बोला कि महाराज जी कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। बोले क्यों नहीं हो पाएगा, क्या बात होगी, आप हमको बात बताओ। बोले आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, और हमारे परिवारों को दिक्कत हो सकती है। अच्छा, जो घर परिवार जो उन्होंने तय किए थे, वो घर परिवार वालों ने मना कर दिया हमको रखने के लिए कि हम नहीं रखेंगे गुरुजी को, ऐसे ऐसे करके, और हमारे परिवार को दिक्कत आ जाएगी। मतलब हमारे लिए सब द्वार बंद हो गए थे। अब हमारे जो संगीतकार वगैरह आए थे वो भी सोचे कि यार यहाँ तो महाराज जी का कोई फ्लैक्स भी नहीं है, कि कथा कैसे होगी। हम बोले यार यहाँ ये सब बनवासी लोग हैं, यहाँ पे फ्लैक्स छपते नहीं है, इसलिए लगते भी नहीं है। तो खैर रात में आए तो अचानक से स्थानीय लोग का, एक व्यक्ति का सहयोग मिला। उसी ने, मतलब राजनीतिक पार्टी का नहीं, हम कहेंगे कि एक अधिकारी का सहयोग मिला जो गवर्नमेंट का अधिकारी था। उसने बोला ठीक है महाराज जी, आप 2-4 घंटे रहना चाहते हो तो सुरक्षा की दृष्टि से आपको हम सर्किट हाउस दे देते। अब सर्किट हाउस में रहो, उसके बाद में अपना यहाँ से गाड़ी घोड़ा लेके वापस दौड़ लो जहाँ जाना है। हम बोले यार हमको तो पता था कि हमको करना क्या है। हम बोले आज तो नहीं जा पाएंगे, हम जंगल है, कोई हमें मार वार देगा, रात बात हो जाएगी हमको जाने में, आज हमें यहीं रुकने तो हम कल जाएंगे। हम प्री प्लानिंग करके हम रुक लिए। उनको लगा महाराज जी डर रहे हैं। हम रात को उस व्यक्ति को बुलाए, शाम जैसे संध्याकालीन हुआ कि भाई मिलने तो आ जाओ कम से कम, तो सर्किट हाउस में है। वो व्यक्ति अकेला छुप छुपाता हुआ हमारे पास तक पहुंचा। हम बोले देखो हम समझ गए हैं, हम परिस्थितियां भांप लेते हैं, सारी चीजें अच्छी हैं, कार्यक्रम नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ये चैलेंज हमको लेने ही है। आपने कम से कम मन तो बनाया, लेकिन हम सत्य बात को जानना चाहते हैं कि ट्रू क्या है। क्योंकि सत्य वो है जो मैं देख रहा हूँ, वो मेरे को धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं इस धुंधलेपन को क्लीन करना चाहता हूँ। मेरे को वो बताओ कि ये इतना डिस्टर्ब हो क्यों रहा है। जब हमारी तुम्हारी बातचीत हुई थी उस टाइम एनर्जी कुछ और थी, ये एनर्जी को, इस पावर को लेने वाला कौन व्यक्ति है जो इस पावर को ले गया तुम्हारे पास से। तो बोला महाराज जी बात ये है कि एक दिन पहले ही नक्सलियों की तरफ से हमको थ्रेट आया है, और उनका व्यक्ति हमको सीधा मिला है।
और मिल करके हमको बोला है कि यदि तुमने इस प्रकार के कार्यक्रम कराए तो अगले दिन का सूरज ना वो महाराज देखेगा और ना तुम देखोगे, दोनों ही लोगों को था। मैंने कहा मतलब नक्सलियों की तरफ से है? मैं ऐसे बोला उसको। बोले हाँ। मैंने कि वो तुमको मिले हैं? बोले हाँ वो हमको मिले हैं। मैंने कि यदि आप ये चाहो कि दोबारा तुम उनसे मिल सको तो अपनी मर्जी से मिल सकोगे क्या? क्योंकि मिलना तो वही तय करते हैं कि बिल्कुल। मिलना है या नहीं मिलना हाँ। है। बोले मैं नहीं कर सकता और मेरा कोई संपर्क भी नहीं है इतना बड़ा, और अब हमको ऐसा लगता है कि हमको ये स्थान भी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि अब हम उनके टारगेट पर हैं कहीं ना कहीं कि हम इस प्रकार और वो उनका काम क्या है, उनको यदि आप पर डाउट हो गया तो डाउट के बाद में दो ही तरीके हैं उनके, नक्सलियों के पहले 2022 23 24 में या पहले से शुरू से दो ही तरीके उनके पास में। दो तरीके ये हैं कि या तो आपको वो स्थान छोड़ना पड़ेगा या फिर आप वहां से संसार से भगवान को प्यारे 1 महीने में हो जाए, 2 में हो जाए, 3 में हो जाए। वो मृत्यु का तरीका कुछ भी हो सकता है। आपका एक्सीडेंट में मृत्यु हो सकती है, आपकी गांव से आप निकले बाहर जा करके आपको हार्ट अटैक दिखाया जाएगा कि मर गया गिरते गिरते, लेकिन आपको जाना है, ये फिक्स है बिल्कुल, आपको संसार छोड़ना है, या आप समय के साथ में वहां से स्थान को छोड़ दो। तो उसके बाद में हम बोले कि भाई आप हमारी वजह से तो बड़े संकट में आ गए, ये संकट तो ठीक नहीं है, और हम तो सब ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं और वो भी हमारे कोई शत्रु नहीं है, वो भी हमारे देश के ही लोग हैं, लेकिन कारण क्या है हमको नहीं पता। यदि आप कुछ करना चाहते हो तो एक काम हमारे कहने से प्लीज कर दो। आप बोलिएगा कि वो जो व्यक्ति है वो आपसे केवल मिलना चाह रहा है, आप हमारा उनसे मिलना फिक्स करा दीजिएगा कैसे ही करके। स्थान उन्हीं का होगा, जंगल को छोड़ के वो जहां मिलना चाहे, और सुरक्षा की गारंटी हमारी है, विश्वास करें वो हम पर कि हम कोई भी हानि उनको नहीं होने देंगे 1% भी। यदि कोई हानि होती है तो हम जीवन पर्यंत मतलब अपने आप को क्षमा नहीं कर पाएंगे। हमने एक पत्र लिखा और कहा कि ये पत्र उनको देना, हम पर जो लिखना आता है हिंदी भाषा में, ये पत्र उनको देना, या ये वो पत्र पढ़ भी ना पाए तो आप उस पत्र को उनको सुनाना, लेकिन हमारी बात उन तक पहुंचा दीजिएगा कि कैसे ही करके वो मिलना चाह रहे हैं, और बाकी निर्णय उन्हीं का ही रहेगा। अंतिम निर्णय जो होगा कि वो हमें यहाँ पर करने देंगे या नहीं करने देंगे, ये निर्णय उन्हीं का होगा। यदि वो हमसे बैठ करके ये मना कर जाएंगे कि आप यहाँ नहीं करेंगे तो हम कभी जीवन में इस क्षेत्र की ओर नहीं आएंगे। हम मना कर देंगे कि यहाँ के लोग हमको पसंद नहीं करते, इसलिए हमको मिलना भी नहीं है। तो प्रभु जी आखिरकार उस व्यक्ति से संपर्क नहीं हुआ। वो व्यक्ति ने 2-3 लोगों से जो नक्सलों लोगों के संपर्क में थे, एक पत्रकार बंधु उनके संपर्क में थे, उनको ये मैसेज पहुंचाया कि आप हमारी ये बात वहां तक पहुंचा दीजिए। ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर इतनी अद्भुत थी कि हमारे शब्द वहां तक पहुंचे और उन्होंने मिलने के लिए हाँ करा। कोई मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि कोई मनाना पड़े। और हमको कभी कभी लगता है कि वो हमसे शायद मिलने की ही इच्छा रखते भी थे, इसीलिए धमकी दी गई। इसीलिए धमकी भी दी गई। अब उसके बाद में मिलना तय हुआ। हमने अपने टर्म्स कंडीशन पहले बता दी थी, हम जंगल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये मेरा प्रारंभ था। हाँ बिल्कुल, मुझे अनुभव नहीं था और मैं कोई भी ऐसी परिस्थिति अपने से बड़े लोगों के सामने खड़ा नहीं करने देना चाहता था जो मुझे बालक कहलाती। मुझे एक मैच्योर और सुलझे हुए आदमी की तरह पेश आना था। मेरी आयु कितनी भी कम थी, लेकिन मेरा अनुभव मुझे दिखाना था कि मैं किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करके इस काम को कर सकता हूँ। तो खैर मिलना तय हुआ। मिलना तय ये हुआ कि शहरी क्षेत्र में मिलेंगे, हमारा एक व्यक्ति आपको मिलेगा, रात्रि का समय होगा, स्थान हमारा होगा, आप अकेले आएंगे, ये बंधु आपके साथ में होंगे, इसके अलावा कोई साथ में नहीं होगा। हमने कहा स्वीकार है, हम मिलेंगे। रात्रि को हमारी 2 बजे मुलाकात हुई अकेले में। और बाद में किसी ने बताया कि वो मतलब कोई दूत वगैरह टाइप का आदमी नहीं था, कोई सिपाही नहीं था, कमांडर था, जो एक उसको मतलब नक्सल को प्रभावित करता है, जिसके पीछे कई मतलब हजारों नक्सल काम करते हैं। तो उनका कमांडर था। हमको नहीं पता था ये कमांडर है। हमारे साथ में बैठा, हमने उनसे कहा हंस करके कि देखो बुलाए भी आप हो और विषय हमारा है, लेकिन आप आए उसके लिए पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने हमको इतना विश्वास किया कि आप हमसे मिलने के लिए आए। अब आप हमको ये बताइएगा कि हमको देख करके आपको ऐसा कहाँ से लग रहा है कि आपको कोई हानि है हमसे। तो वो हमारी तरफ बहुत देर तक, हमें याद है आज भी, कि लगभग 35-40 सेकंड तक देखता रहा हमारी तरफ, ऐसे करके देख करके। जो साथ में बंधु था उसको देख करके मुस्कुराया।
मुस्कुरा करके बोला, हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी, लिमिटेड हिंदी थी। बोले कि तुम यहाँ पर ये गीता क्यों करना चाहते हो? उन्हें नहीं पता थी भागवत क्या होती है, उन्हें नहीं पता थी रामायण क्या होती है। उन्हें लगता था ये भगवत गीता का कार्यक्रम है कि गीता पढ़ेंगे महाराज जी। तुम यहाँ गीता क्यों करना चाहते हो? हम बोले हम गीता नहीं करना चाहते यहाँ, हमने जो ये कथा तय करी वो आपसे मिलने के लिए तय करी। ये सुन लीजिए आप पहले। हम आपसे मिलना चाहते थे, एक बात। दूसरी बात ये है हमारी आपसे कि हम आपके अहित में नहीं हैं। आप का नेटवर्क पूरे देश के अंदर है और आप हमारे बारे में एक बार पूछ लीजिए किसी से भी, जो भी आपके ट्रम्प्स, जो भी आपके लोग हों, उनसे पूछिएगा कि ये जो हिमांशु कृष्ण जी महाराज हैं, क्या ये कभी नक्सलों के विरोध में रहे हैं? क्या ये नक्सलियों को जानते हैं? क्या ये नक्सलियों की आइडियोलॉजी को जानते हैं? क्या नक्सली किस लिए जंगल जमीन में रह रहे हैं, क्या वो जानते हैं? या हमारा, यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपके लोग जुड़े हुए हैं, तो हमारा यूट्यूब, हमारा फेसबुक, हमारे चैनल, हमारी चीज़ें, हमारी गतिविधियां एक बार आप देखिए कि क्या कभी हिमांशु कृष्ण जी महाराज ने नक्सलियों के बारे में कुछ बोला है? हमारा आपके लिए कोई काम ही नहीं। हम केवल जंगल क्षेत्र में कथा करने का हमारा उद्देश्य यह है कि हम आपके विषय दिल्ली भेज दें। हमें कोई नहीं भेजने थे, हमको दिल्ली में कोई नहीं जानता था। सुनिए हमारी बात। हमें कहीं कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ना था, लेकिन हमको उनके दिमाग में इतना सेट करना था कि हाँ ये व्यक्ति दिल्ली से कनेक्ट है, जिससे कि हमारी सुरक्षा बनी रहे। क्या समझे? बिल्कुल। हमारा दिल्ली में कोई ऐसा कनेक्टिविटी नहीं थी कि हम कुछ करते, हमारे पास कुछ ही नहीं था। हमारा सेंटर जो था, केवल वो 70 वर्ष के व्यक्ति थे और हम थे, दो ही थे, और कोई तीसरा मेरे डायरेक्ट कहीं कुछ नहीं था। चाहते कि आपकी जो अच्छे विषय हैं, जो बस्तर की संस्कृति है, जो बस्तर जो संस्कारों से जुड़ा हुआ है, उसकी बातचीत हम ग्रहण करके और इन सब लोगों को बताएं, जिससे कि बस्तर दुनिया से भी जुड़ सके। ऐसे करके बोला तो बोले नहीं बस्तर को हमें दुनिया से नहीं जोड़ना है। तो बोले क्या करना है फिर? बोले नहीं हमारा बस्तर बहुत सुंदर है और दुनिया बहुत खराब है, और बस्तर को दुनिया के लोग ही खराब कर देंगे। ऐसे करके हमको बोला। हम उनको दोबारा से बोले, देखिए, आंख में आंख डाल के बोले, हमारा डर तब तक था जब तक वो हमको मिला नहीं था। जब वो हमको मिल लिया तो देखिए, किसी भी व्यक्ति का नाम भयभीत होता है, व्यक्ति भयभीत नहीं होता। बिल्कुल। व्यक्ति, जब तक आप किसी से भी मिल लोगे, किसी भी आप बड़े आदमी से मिलिएगा, जब तक आप नहीं मिलोगे तब तक आपको लगेगा, दिल की धड़कन भी बढ़ेगी, सब चीजें होंगी साधारण व्यक्ति की। बिल्कुल। तब तक आपको ऐसा लगे पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, पता नहीं क्या बातचीत करेगा, ये सब करेगा। लेकिन जब आप मिल लेंगे, मिलने के बाद क्या आपको एक बात समझ में आएगी कि इसकी नाक, इसका मुंह, इसकी आंख, होठ, बॉडी सब तो तुम्हारी तरह ही है। बिल्कुल। केवल यदि किसी चीज का परिवर्तन है तो वो है दिमाग, वो है मस्तिष्क। यदि उसने तुम्हारे मस्तिष्क पर कब्जा कर लिया तो तुम उस जैसे, यदि तुमने उसके मस्तिष्क पर कब्जा कर लिया तो वो तुम्हारे जैसा। बिल्कुल। इतनी सी कहानी है केवल जीवन की। तो हम बातों में उसको उलझाए रखे और उसकी जैसी ही बातचीत लगातार करते रहे। उसको अंत में जाकर के हमारा ये 2 से लेके 5 बजे तक चला, और हम लास्ट में उनको, जब ये धीरे धीरे लाइन बनती गई, तो हम लास्ट में उनको एक बात बहुत तरीके से बोले और थोड़ा गुस्से में बोले, नाराजगी में बोले, देखो हम कथा तो करेंगे और तुम्हें ही करानी पड़ेगी, और हमको जाते वक्त दक्षिणा भी तुमने ही देनी है। ये ध्यान रखना। और लोग आए या ना आए, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप हमें मार भी दोगे तो भी कोई बात नहीं है, हम मरने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन हम एक बात स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हम ना तो तुम्हारे विरोध में कोई बात करेंगे, हमें शुद्ध आध्यात्मिक कथा करनी है, शुद्ध सेवा का भाव है, और तुम भी हमारे ही लोग हो, और आपकी कोई कभी ऐसा लगे कि हम आपके कभी काम आ पाए तो हमको बोलना, हम आपके लिए कुछ भी करेंगे। क्योंकि उनको ऐसा लगना चाहिए था कि ये और वास्तविकता ये कि वो हमारे हैं ही। बिल्कुल। वही तो नहीं मानते, हम तो मानते हैं ना, वही तो नहीं मानते, हम तो मानते हैं उनको अपना। अब उसके बाद में वो गया, और जाते जाते हम बोले कि हम आपको निमंत्रण देने कथा का कल आना जरूर। ऐसे करके हम बोले। अब हमने, वो चले गए, अच्छे से बातचीत हुई। उसने लोग थे नहीं, सिंगल ही पर्सन था, सिंगल टू सिंगल। हम भी सिंगल थे। क्या है, देखिए, आप एक बात का ध्यान रखें कि वो आते तो बहुत हैं, लेकिन जैसे आते कैसे हैं, जैसे मान के चलिए कि एक व्यक्ति आपसे बातचीत करने के लिए आएगा, लेकिन पहली बात तो मध्यस्थता जो करता है,
सब कुछ उसी के ऊपर डिपेंड होता है। बिल्कुल। यदि उसे लगा कि मुझको भी रिस्क है कि नक्सली हमको मार देंगे, या हमको लगा कि हम नक्सलियों को मार देंगे, तो फिर बीच में कोई व्यक्ति नहीं आएगा, फेस टू फेस होगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति मध्यस्थता करता है, यही बस्तर की खूबसूरती भी है, का विश्वास तोड़ रहा हूं तो आप एक व्यक्ति को तो मार सकते हो, आइडियोलॉजी को कैसे मारोगे? बिल्कुल। और व्यक्ति मारना तो काम नहीं है, आइडियोलॉजी खत्म करना काम है, बिल्कुल। विचार खत्म करना काम है, जो देश के विरोध में काम करने वाली जो गतिविधियां हैं उनको खत्म करना काम है। और देखिए, जो लोग देश के विरोध में काम करते हैं, एक मूल बात यह है कि जो ग्राउंड पर दिखते हैं वो बहुत छोटी चीज है। जो ग्राउंड के बाहर काम करने वाले लोग हैं, मेन व्यक्ति वही हैं। बिल्कुल। और यदि हम उनको तोड़ देते हैं तो फिर कुछ बचता नहीं है। और सभी भारत के लोगों के लिए एक बात बड़ा स्पष्ट होना चाहिए, बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि भारत से आगे कुछ नहीं है। भारत को बचाने के लिए और भारत को बनाने के लिए जो करना पड़ेगा वो भारतवासियों को करना चाहिए। बिल्कुल। तो वो मिले, हम सब उनसे मिलने के बाद में वो कुछ नहीं बोला, चले गए। हमने सोचे कि कार्यक्रम नहीं होगा। फोन लगाया शाम को 4 बजे, क्या हुआ यार, कल से हमको कथा करनी है यहाँ पे, प्रवचन करना है, बताओ ना कैसे करना है। तो उसने कहा महाराज जी उत्तर तो कुछ नहीं आया है। मैंने कहा देखो यार, हम तो करेंगे, हम मानेंगे नहीं बिल्कुल भी। बोले आप मुझे 10 मिनट का समय दो, 15 मिनट का समय दो, मैं भिजवाता हूँ मैसेज। वहां से क्या आता है, रिस्क लेना ठीक नहीं है। बोले, वो हंस के बोला, जिंदे रहोगे तो अगला कर पाओगे ना। बोले जिंदे रहोगे तो अगला कर पाओगे ना। पता चली इसी में निबट गए तो अगला कौन करेगा। मान लो आप यहाँ नहीं कर पा रहे तो दूसरी जगह प्रयास कर लोगे कि भाई यहाँ नहीं हो रहा, चलो दूसरी जगह कर लेते हैं। तो हम बोले बात तो ये भी सही कह रहा है, क्योंकि कहा गया शरीर धर्मस्य सर्व खलु साधनम, शरीर ही सब चीज को प्राप्त करने का माध्यम है, और कोई माध्यम नहीं है। कि यदि शरीर ही चले गया तो फिर कुछ बचता नहीं है। तो हमने कहा कि भाई बदनामी बहुत होगी, यदि हम वापस लौटे तो जिस काम के लिए भेजा है हम निरुत्तर हो जाएंगे। तो खैर हमने कहा नहीं, करके तो जाएंगे, एनी कंडीशन कुछ भी हो जाए। तो वहां से उत्तर आया कि आप कर सकते हैं और हम कथा में रहेंगे, और विश्वास पर रहेंगे। तो हमने कहा ठीक है, रहो भाई। हम तो केवल एक को जानते थे, चेहरा भी हमको धुंधला याद है, ज्यादा याद नहीं है। उस दिन के बाद में कभी हम मिले भी नहीं, कभी नहीं मिले उन लोगों से। तो हमें याद है आज भी वो घटना प्रारंभ की कि अनुमानित रूप से जो मेरी दृष्टि बताती है, लगभग कथा में 800-900 लोग रहते थे। संख्या भी अच्छी थी, अगले ही दिन बड़ी वो संख्या। और 800-900 में से जो मेरा हृदय बोलता है व्यासपीठ से, 450 नक्सलियों ने कथा सुनी। और प्रत्येक दिन आते थे, कथा सुनते थे, चले जाते थे। अब कोई तो कारण था। बिल्कुल। अब नक्सली कोई ऐसा नहीं है कि कोई माथे पर लिखा हो कि ये नक्सली है। वो जब भेष पहनते हैं तब हमको नजर आता है कि ये, जैसे पुलिस ड्रेस पहन लेती है उसके बाद में समझ में आता था कि ये पुलिस है, ये पुलिस है। लेकिन जब यदि ड्रेस नहीं पहनी होती तो तुम रोड पर कितना ही घूमते रहो, तुमको क्या समझ में आ रहा है। तो वो कथा सुनने आते थे। अंतिम और सुचारू रूप से कथा संपन्न हुई अच्छे से, लेकिन लास्ट में हम अच्छे से आए भी और हमको विदाई भी मिली। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हम नज़दीक नहीं जाते तब तक हमको चीज़ें समझ में नहीं आती। और सब समस्याओं का समाधान है बातचीत। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि सरकार ने बातचीत करने के प्रयास नहीं किए। सरकार ने तो दोनों ही ऑप्शन खोले ना। बिल्कुल। जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो सरकार ने दोनों ही ऑप्शन खोले, लेकिन गवर्नमेंट बनने से पहले जिन लोगों ने ग्राउंड पर काम किया है, आज जो आप ये सरेंडर की प्रक्रिया देख रहे हैं, ये केवल भय से नहीं है, विचार से है। कुछ विचार से है, कुछ भय से है। जैसे कुछ रास्ते खुले हैं, दोनों तीनों प्रकार से ही काम हो रहा है। जैसे कुछों के मन में, जो हम जैसे लोग काम कर रहे हैं, वो उनके कनेक्ट में कभी रहे थे और उन्हें विश्वास था, तो उन्होंने संपर्क भी साधा। उन्होंने कहा भी कि हम वापस आना चाहते, लेकिन हमारे लिए रोजगार स्वरोजगार क्या हो। हम जैसे लोगों ने कहा कि आप आइए तो सही एक बार, आपकी सुरक्षा की गारंटी हम लेंगे। यदि हमारे होते हुए भी आपको नुकसान होता है तो हम देंगे। और आप देख रहे हैं आज कितनी भारी मात्रा में, बिल्कुल, मरने वालों से ज्यादा सरेंडर करने वालों की संख्या है। अभी तो बड़ी घटना हुई है, जैसे हिडम्मा को मारा गया है। तो क्या लगता है कि जो, क्योंकि आप उनके बीच में रहे हैं, लोगों को जानते भी हैं, तो हिडम्मा के ऊपर जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर के क्या लगता है कि अब नक्सलवाद पूरा छत्तीसगढ़ से खत्म हो जाएगा? हिडम्मा छत्तीसगढ़ में नहीं मारा गया।
हिडमा छत्तीसगढ़ से बाहर मारा गया है। एक बात देखिए, मृत्यु और जन्म ये दोनों व्यक्ति के भाग्य पर आधारित है। बिल्कुल। किसी को लगता है कि ये इसको मार रहे हैं, किसी को लगता है कि मैं मर रहा हूं। उसमें ना मरने वाले का कोई रोल है ना मारने वाले का कोई रोल है। ध्यान से सुनना। प्रकृति घूमती है, जैसे पृथ्वी घूमती है ना, वैसे ही प्रकृति घूमती है। जो तुम करते हो वही तुम्हें प्राप्त भी होता है। बिल्कुल। तो हिडमा ने जो किया वो हिडमा को प्राप्त हुआ, और जो बाकियों ने किया या मान लो बाई मिस्टेक वो चले गए। जैसे नक्सली की तरफ आप जब जाएंगे ना, तो आप जब उन लोगों से कभी कभी मिलेंगे, हम लोगों को मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है और वहाँ के लोगों से मिलने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। वो नक्सली बनने की घटनाएं कई प्रकार से होती हैं, एक प्रकार नहीं होता। जैसे शोषण होता है कभी कभी गांव में किसी व्यक्ति का, तो भी नक्सली बनता है सुरक्षा की दृष्टि से। जैसे मान लो गांव में झगड़े नॉर्मल होते हैं, तो अब नक्सली कौन है? नक्सली एक ताकत है। मान लो मेरा लड़का नक्सल में भर्ती हो गया और मैं गांव का गरीब आदमी हूँ ध्यान से सुनना, तो अब मेरे परिवार को कोई छेड़ेगा नहीं। ये एक सिक्योरिटी के लिए भी नक्सल में भर्ती होती है, एक बात। दूसरी बात, कोई तुम पर काम नहीं है तो तुमको 5-6 हजार रुपए देंगे, आप फिर भी भर्ती हो गए, क्योंकि काम कोई नहीं है तो पैसा तुमको चाहिए। बिल्कुल। 2 बात। तीसरी बात कि आप पढ़े लिखे नहीं है लेकिन भावुक हैं, जल जंगल जमीन के लिए समर्पित है अपने के लिए, और आपके सामने कोई ऐसी घटना घट गई कि आपको लगा, जैसे मान के चलो कोई जंगल का पेड़ नहीं काटना था, और किन्हीं व्यक्तियों ने, चाहे वो सरकार के लोगों ने या अधिकारी लोगों ने, उस पेड़ को काट दिया। आपको लगा कि ये पेड़ नहीं कटना था, तो आपने, गांव के लोगों ने या उस व्यक्ति ने उसका विरोध भी किया। परंतु विरोध भी किया, परंतु हुआ क्या कि वो पेड़ काट दिया गया। अब आपके मन में ये जहर फैलाने में कोई देर नहीं लगी कि ये लोग जंगल के विरोधी हैं। क्या समझे आप? तो इसलिए भी भावनात्मक रूप से नक्सली बन गया, क्योंकि पुलिस तो सहायता करेगी नहीं, तो इसलिए वो जल जंगल जमीन की सुरक्षा के लिए भी वो नक्सल में मतलब आ गया। अब जो नक्सलवाद को छोड़ करके आ रहे हैं, जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, उनको क्या रास्ता दिया जा रहा है, सरकार की तरफ से हो या फिर आप वहां रहते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं अभी? तो जिस तरीके से अब कहने के लिए छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सलवाद बिल्कुल आखिरी चरण में है, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से आपने कथाएं की, अब जिस तरीके से और आम लोग रहते हैं उसी तरीके से वो सभी? देखिए, हमने अभी थोड़े दिन पहले कुछ समय के लिए मैं बस्तर का प्रवास किया था, साइलेंट मोड पर, बिना बताए। तो सरकार उसमें बहुत सकारात्मक काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि हम किसी पार्टी के विशेष बोल रहे हैं, क्योंकि सरकारें तो बहुत रही थी वहां पर। बिल्कुल। लेकिन अभी माननीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद भी है कि उन्होंने सारे ऑप्शन खोल के रखे, और उन्होंने कहा भी कि ये अपने देश के लोग हैं। ये एक बड़ी बात है। ध्यान से सुनना, जिन लोगों ने लगभग मान के चलिए लंबे समय से केवल एक ही काम किया हो कि जो मिलेगा उसको हम मार देंगे, जो मिलेगा उसको हम मार देंगे, और नक्सलियों ने ये काम किया भी है। ऐसा नहीं है नक्सली कोई देवता वेवता टाइप के लोग हैं या कोई बहुत महान लोग हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ये सुन लीजिए मेरी बात को, कि आज वो समर्पण कर रहे हैं तो कोई भारत के ऊपर एहसान कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें भारत के लोगों का एहसान मानना चाहिए कि उन्होंने जो किया उसकी सजा उनको नहीं मिल रही है। बिल्कुल। ध्यान से सुनना, यदि जो काम वो बस्तर में किए हैं, यदि मान के चलिए वो उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में या हरियाणा में या पंजाब में करते, तो क्या वो जीवित रहते? बिल्कुल नहीं। यहाँ कोई व्यक्ति किसी को छेड़ भी देता है तो एनकाउंटर हो जाता है। वहां तुम व्यक्तियों को मार रहे हो, और ये सबको पता है। तुम पर इनाम है 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 3-3 करोड़ का या लाख रुपए का तुम पर इनाम है। कितना बड़ा दिल है सरकार का। उसके बाद भी वो कह रही है कि तुम हमारे देश के लोग हो, तुम हमारे देश के देशवासी हो, तुम भटक गए हो, आओ साथ मिलेंगे, बात करेंगे और जीवन को अच्छा बनाएंगे, बस्तर को अच्छा बनाएंगे, छत्तीसगढ़ को अच्छा बनाएंगे। कितनी बड़ी बातचीत है ये, साधारण नहीं है। बहुत बड़ा दिल चाहिए साहब, जिसका मान के चलिए अभी कितने लोग ब्लास्ट में छत्तीसगढ़ में मारे जाते हैं। आईईडी ब्लास्ट जो होता है उसमें एक पुलिसकर्मी की भी मृत्यु हुई, उसमें सेना के बहुत लोग, वो माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ पुलिस के बहुत लोगों को शहीद भी हुए। उनके परिवारों से कभी पूछना, जिसका जाता है दुख उसी को मिलता है, उसी को होता है। उसको वो जानता है उसकी कीमत की। जब एक परिवार का व्यक्ति जाता है तो परिवार के साथ में क्या बीतता है। लेकिन फिर भी सरकार ने उन और तो ध्यान दिया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं तुम आइएगा, हम तुमको फिर भी ऑप्शन देंगे। लेकिन उसके बाद भी तुमको समझ में नहीं आ रहा तो भगवान का द्वार भी खुला हुआ है, ईश्वर का द्वार भी खुला हुआ है। हिडमा को शत्रु नहीं माना था सरकार ने, ध्यान से सुनना मेरी बात को।
जो टॉप पर बैठे हुए नक्सली हैं और जो ग्राउंड पर बैठे हुए नक्सली हैं, सरकार ने दोनों ही लोगों को एक समान माना। टॉप लीडरों ने भी समर्पण किया, तो सरकार ने ये नहीं कहा कि तुमने कितने देश के लोग मार दिए। और देखिए, बहुत मैं गहरी बातचीत बोल रहा हूँ, सारे इशारे को एक शब्द में समझना। जिस चीज के लिए बंदूक उठती है ना, वो बहुत महंगी होती है। बिल्कुल। क्या समझे? बंदूक उठाना ना और गोली चलाना आसान काम नहीं है। तो उसका कारण जल जंगल जमीन नहीं है, उसका कारण कुछ और है। उसका कारण है लोगों की ठेकेदारी। ठेकेदारी का क्या मतलब है? हाँ, छत्तीसगढ़ का जो नक्सली है वो अलग नक्सली है, तेलंगाना का जो नक्सली है वो अलग नक्सली है, जो उड़ीसा का नक्सली है वो अलग नक्सली है। क्या समझे? छत्तीसगढ़ का जो नक्सली है वो सिपाही है। क्या है? सिपाही। हाँ। तेलंगाना का जो नक्सली है वो कमांडर है। और गजब की एक बात है, वो हम कैमरे पर बड़ा स्पष्ट बोल रहे हैं कि तेलंगाना का जो नक्सली है वो हिंदू नहीं है, वो ईसाई है या मुसलमान है। और वो कभी हाथ में भी नहीं आता। ध्यान से सुन लेना, वो अभी तक हाथ में नहीं आता है, क्योंकि वो किसी को दिखता नहीं है। तो क्या वही ठेकेदार है? वही ठेकेदार है। और वो ठेकेदारी कैसे चलती है? वहां पर एक पत्ता होता है, एक वृक्ष होता है तेंदू, उसका एक पत्ता होता है। अभी तो सरकार ने उसको नियंत्रण में इसीलिए लिया है कि बाकी लोगों का जब फाइनेंशियल हस्तक्षेप नहीं होगा तो चीजें ठीक होती चली जाएंगी। तो तेंदू पत्ता ही वो वनवासी लोगों का व्यापार के क्षेत्र में आता है, वही लोग उसमें व्यापार भी करते हैं, वही उनकी रोजी रोटी टाइप से होती है। और वो बड़ा कॉस्टली जाता है। इधर तेंदू पत्ता शायद आप लोग नहीं समझेंगे, तेंदू पत्ता होता है जिसकी बीड़ी बनती है। जो बीड़ी का जो पत्ता होता है, वो उसके काम में आता है। उसी से बीड़ी है, अच्छी सिगरेट है, अच्छी चीजें, ये सब चीजें बनती हैं। तो उसी से वो इनकम है। और जंगल बहुत बड़ा है। एक तो तेंदू पत्ता हो गया जंगल में, दूसरा क्या है, बहुत स्पष्ट रूप से मैं ये कहूंगा, बस्तर के जंगल में दुनिया की ऐसी खनन नहीं, कोई चीज नहीं जो बस्तर के जंगल में मौजूद ना हो और भारी मात्रा में मौजूद ना हो। तो लड़ाई जो हम देख रहे हैं, जो ग्राउंड पर लड़ रहे हैं, जिनको जब ये बात समझ में आई कि ये लड़ाई जल जंगल जमीन की नहीं है, ये तो खनिज की हो गई फिर इसका ये लड़ाई पैसे की है। हाँ। और हमको पागल बनाया जा रहा है। हाँ। यही बात हम साइलेंट मोड पर कथा होने के नाते नाते सब लोगों के बीच में डालें कि ये जो पीक पॉइंट है इसको पकड़ो। तुमको जो रखा जाता है वो सैलरी बेस पर रखा जाता है, पैसा आता कहाँ से है? कभी ध्यान दिया है तुमने? भाई पैसा का आपको यदि पैसा मिल रहा है, मूल ताकत पैसा है। आपको जो पैसा मिलता है, यदि आप मुझे कोई पैसा देंगे या मैं आपको कोई पैसा दूंगा तो उसका कोई उद्देश्य होगा ना? उद्देश्य होगा, बिल्कुल। तो आपको ये पैसा जो मिल रहा है ये कहाँ से आ रहा है? क्या यहाँ पर आम के बगीचे हैं? क्या यहाँ पर ये मंडी लगती है कोई सब्जी की कि भाई सब्जी जाएगी उसको बेच करके लाएंगे? यदि सब ये सब मंडी लगती है तो आप बंदूक क्यों उठाए हुए हो भाई? क्यों अपने ही लोगों को मार रहे हो? तो इसका मतलब है जो बस्तर के जो जंगल हैं उनके अंदर जैसे खनिज है, जैसे सोना है, हीरे हैं या और अन्य तरह की जो भी धातु हैं वो वहाँ है। तो इसलिए उस पर कब्जा नक्सलवाद का रहे और ठेकेदार उनको चलाते रहे, इसलिए ये लड़ाई चल रही है। ये सारी लड़ाई यही है, यहाँ है यही। और हमें जो बताया जा रहा है कि सिर्फ जंगलों को काटने के लिए और उस पर कब्जा करने के लिए ये लड़ाई नक्सलवाद बनते हैं। देखिए, भारत की जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो खनिज हो चाहे वो भूमि हो, उस पर सबसे पहला अधिकार किसी व्यक्ति का नहीं है, भारत का है। बिल्कुल। क्या समझे मेरी बात? हाँ। और लोग जब ये मानने लग जाते हैं कि ये मेरा है, जैसे लोग कहते हैं घर मेरा है, घर तुम्हारा नहीं है, घर भारत का है। बिल्कुल। भारत को जब इस घर की आवश्यकता होगी तब वो इस घर को आपसे लेगा, निश्चित लेगा, क्योंकि वो देश प्रथम है, व्यक्ति प्रथम नहीं है, राष्ट्र प्रथम है। और होना भी चाहिए, देशभक्ति का परिचय भी यही है कि देश के लिए जो मुझे करना होगा वो मैं करूंगा। आप सोचिएगा एक बात, आज बहुत से लोग गोपनीय स्तर पर भारत से बाहर जाकर के देश के लिए काम करते हैं ना, वो तो देश में नहीं रहते, करते हैं ना, लेकिन है तो उनको तो कह देना चाहिए कि हम तो इस देश के लिए काम कर रहे हैं, तुम हमारी वजह से सुरक्षित हो, तो ये सब चीजें तुम्हारी हमारी हैं। लेकिन वो तो देश में भी नहीं रहते, फिर भी अपने देश के लिए काम करते हैं। सेना है, बॉर्डर पर दिन रात लगती है ना, अपने देश के लिए। हम चैन से जब सो पाते हैं, जब वो जगते हैं, तो किसी को तो कुछ देना होगा। बिल्कुल।
अब उनके मन में ये बात डाल दी गई कि ये जंगल हमारा कट जाएगा, ये सब नहीं कटेगा। वो इसलिए डाली गई क्योंकि ठेकेदारों का कब्जा जंगलों पर रहे। क्या समझे आप हमारी बात को? वो उससे व्यापार पर्सनल करते रहे, अपनी इनकम बनाते रहे, अपने आप में एक पैसा इकट्ठा करते रहे। जितने भी तेलंगाना के अंदर नक्सली लोग हैं, जो कमांडर जिनको हम बोलते हैं, आज हमारी निगाहों में शायद नहीं है, सरकार की निगाहों में आ भी गए। हिडमा यदि मरा है तो निगाहों में है, हम ऐसा मानते हैं। हाँ। यदि बड़े बड़े लोग कब्जे में आए तो इसका मतलब उनको सब पता है। तो जितने भी लोग ये लोग हैं, जब आप इनको देखेंगे तो इनके बेटे कोई भी भारत में नहीं पढ़ते, सब विदेश में पढ़ते हैं। जो टॉप नक्सली की आइडियोलॉजी वाले बातचीत करने वाले लोग हैं। अब दिल्ली में भी जो यूनिवर्सिटी में लाल सलाम और ये सब करने वाले लोग हैं, आप इनको देखना, कभी कहीं से इनका शिक्षा से कोई नाता दिखता है? कहीं से दिखता है कि भारत के हित में बात करने वाले लोग हैं? बताइए। कई बार भारत को तोड़ने की बात चलती है, होती रहती है। अब मान लो इन्हीं से पूछा जाए कि चलो भारत टूट गया तो तुम्हारा क्या होगा? आज जिन्ना ने पाकिस्तान बना दिया, जिन्ना का क्या हुआ? जिन्ना का इतिहास जब पाकिस्तान बनाने का आप देखेंगे तो जिन्ना की मृत्यु किस प्रकार से हुई आपको समझ में आएगा। तो देश को तोड़ने की बातचीत करना अलग बात है, लेकिन टूटने के बाद में आपको क्या मिलेगा, ये भी उसका भी परिणाम आपको देखना पड़ेगा ना। बिल्कुल। अब ये इन लोगों की बुद्धि भगवान ने कैसी हरी हुई है। और सुनिए, हम एक बात और स्पष्ट रूप से कह दे रहे हैं, देश में देश के विरोध में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, वो 2, 4, 5, 10 वर्ष में सब दफन होने वाले हैं, बचेंगे नहीं। इस भारत को वरदान है कि भारत हमेशा अमर रहेगा। बिल्कुल। भारत के विरोध में जितने भी लोगों ने आज तक जितनी भी बातचीत की है, वो भारत में मिले नहीं। ईश्वर ने उसको अपने तरीके से ले लिया गया। और कैसे अनुभव रहे आपके नक्सलवादियों के साथ? एक तो ये कथा हमने आपको बताई है रात 2 बजे वाली। एक और कहानी अद्भुत आई जो इमोशनल है बहुत ज्यादा। हम एक और नक्सलाइट क्षेत्र में कथा करने गए, वहां हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं बना। जब वहां से चीजें खुलती चली गई, वहां से क्या है ना, इन लोगों का नेटवर्क बहुत अच्छा होता है। तो इन लोगों ने बताया कि ये आदमी अच्छा है और हमारे अहित में नहीं है, हमारे लिए बातचीत भी करता है कभी कभी। 2022 के बाद में एक कार्यक्रम ऐसा ही मेरा नक्सलाइट क्षेत्र में आया, एक अनुभव आया। कथा कर रहा था। जब आप कथाओं को सुनते हैं नजदीक से तो आपको एक इमोशंस टच होता है। बिल्कुल। आपको ईश्वर का आभास होता है, परमात्मा का आभास होता है कि ये ऐसे ऐसे होता है। और हम लोग भी जो व्यासपीठ पर बैठकर बोलते हैं ना, हमें नहीं पता होता। ये ट्रू बात है, ये सच बात है कि हम जितनी तैयारी करके जाते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा वहां से निकलता है। क्या निकल जाता है हमको नहीं पता होता। बिल्कुल। तो महाराज जी, कथाओं में जैसे जंगल है या फिर ऐसे नक्सलवाद वाले एरिया हैं, दूर दराज से लोग इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ व्यापारी भी बहुत सारे लोग कुछ बेचने के लिए आते हैं। तो आपने भी हो सकता है रुद्राक्ष और कुछ ज्ञानवर्धक किताबें भी रखी होंगी उन लोगों के लिए। तो ऐसे कुछ अनुभव हैं क्या आपके पास? देखिए, बस्तर थोड़ा शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा डाउन है, तो किताबें रखने से काम नहीं चलेगा। लेकिन एक अनुभव हम आपको बता रहे हैं अभी गजब। कहाँ से जो है उसका कारण है। हाँ। कि एक जगह हम कथा कर रहे थे, तो वो जो पंडाल वगैरह लगाया था वो एक बड़ी जगह थी और उसके अलावा कोई बड़ी जगह नहीं थी वहाँ पर। वहीं पर लगाया गया कि सबसे बड़ा स्थान यही है और ज़्यादा लोग यहीं आ पाएंगे। तो एक दिन की बातचीत है, तो पहले दिन दूसरे दिन संख्या कम रही कथा की। तीसरे दिन एक व्यक्ति ने हमसे बोला, जो था, मैंने कि भाई ये इतना बड़ा पंडाल वंडाल लगा दिया है तुमने, संख्या तो बहुत कम आ रही है, क्या कैसे करोगे? बोले महाराज जी यहाँ बहुत आ रही है और कल तो तुमको पैर रखने को जगह नहीं मिलेगी। हमसे बोले, हमने क्या कल का? बोले वहाँ ना मछली बाजार लगता है। हमने कि मछली बाजार लगता है मतलब क्या? बोले महाराज जी 80-85 गाँव के लोग वहाँ हफ्ते में एक बार सामान खरीदने के लिए आते हैं और हफ्ते में एक ही बार आते हैं। उसके बाद सामान करने के लिए वो अगले हफ्ते ही वहाँ आएंगे। तो वहाँ पूरी पेट बाजार लगता है। ऐसे करके तो उस बाजार से ही सामान लेके जाते हैं। हमने कहा तो कल तो हमारे दिमाग में तो ये वाली पेट थी जो यहाँ चल रही हैं, जैसे हमारे गांव बस्तियों में लगती हैं कि लोग आते हैं ले जाते हैं। तो हमने देखा, हमने कहा, हमने वही दिमाग में हमारे में रहा भी। अब उसके बाद में हमने देखा तो हमारे संगीत वाले लोग पहुंचे, तो संगीत वालों ने कुछ नहीं कहा, वो अपना संगीत बजा रहे हैं। तो इधर मछली बिक रही है, इधर कुछ बिक रहा है, इधर मुर्गा कौ 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 मचा रहा है कि ले लो 2 रुपए के ले लो, 10 रुपए के ले लो, 20 रुपए के ले लो। उसी में हमने कथा भी करनी है। हम कथा के पंडाल में गए, हमने कथा करी, हमने देख सब लिया। हमने अपने संगीतकारों से इस प्रकार की चर्चा भी नहीं करते थे कि इनके दिमाग में कोई जाए। तो रात को शाम को हम सबसे मिलने के लिए संगीतकार लोग आए, बोले महाराज जी आज कमाल हो गया, ये मेरे जीवन में शायद ही कभी दूसरी बार फल मिले। मेरे संगीतकार ने मेरे को बोला कि शायद ये दूसरी बार फल मिले। मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया, ऐसे किसी ने कुछ कह दिया, क्या हो गया? मैंने क्या बात होगी? बोले महाराज जी सुना था कथा में कि भाई कथा सुनने के बाद में मोक्ष मिलता है, पुण्य पाप कट जाते हैं या जीवन अच्छा बन जाता है, लेकिन इस कथा में हमको नरक, स्वर्ग और मोक्ष तीनों एक साथ दिखे हैं। मैंने कहा कैसे भाई?
बोले महाराज जी तुम जहाँ कथा कर रहे थे वो तो मोक्ष का द्वार था, हाँ, है ना। बिल्कुल। जहाँ हम रह रहे हैं वो स्वर्ग का द्वार है, मतलब अच्छा स्थान है, झरने इधर बह रहे हैं, ये बह रहे हैं बिल्कुल। मतलब। और जब आप कथा के पंडाल के पीछे जाएंगे निकलेंगे तो वहाँ मछली मुर्गे बकरे कटे हुए पड़े हैं। तो हम बोले यार तुम बड़ा अच्छा बोले हो। मैंने कि तुम ये बात बाहर नहीं बताना किसी को भी कि महाराज जी मुर्गे कटे हुए के बीच में कथा कर रहे थे या मछली वहां बिक रही थी, ये सब चीजें हो रही थी, तुम बाहर नहीं बताना। बोले नहीं महाराज जी ये अनुभव हिंदुस्तान में किसी कथावाचक को, और शायद अब ये तुमको भी ना आए दोबारा, ये जो आना था ये आ गया। अब ये जीवन में शायद तुम भी इस बात का ध्यान रखो कि ये स्थितियां कथा के बीच में नहीं बने। तो हमने कहा कि अब उसकी बात हमको आज तक ध्यान है कि हमारी कथा में भगवान ने एक ही बार में स्वर्ग नरक और मोक्ष तीनों का द्वार दिखाया है। तो ऐसे अद्भुत मतलब अनुभव बस्तर ने हमको दिए हैं, और हम हमेशा छत्तीसगढ़ का धन्यवाद भी करेंगे कि छत्तीसगढ़ ने हमको सैनिक बनाया है कथावाचक रहते हुए, ठीक है ना। तो हम ऐसी एक नक्सलाइट क्षेत्र में कथा कर रहे थे, तो 5वें दिन की बातचीत है। जैसे शाम को लोग हमसे मिलने आते ही हैं, और कोई ऐसा नहीं है कि मिलने के लिए भगदड़ मचानी पड़े, क्योंकि नक्सलाइट क्षेत्र में मिलने वाले लोग सीमित होंगे आपको रात में, और मिलने यही बड़ी बात है, आपको मिलने जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो वो लोग हमसे मिलने के लिए आए, उनको लगा कि ये एक अच्छे व्यक्ति हैं, एक अच्छे कथावाचक हैं और अच्छे से बातचीत भी करते हैं। तो वो लड़की हमको देखे जा रही थी बहुत देर से। हमने सोचा कि हम बार बार निगाह उससे चुराएं और इधर उधर देख लें, और अचानक से उसकी आंखों से आंसू आए। तो सब लोग बातचीत कर रहे हैं आराम से, लेकिन वो आंखों से आंसू पूछ रही है। तो सब जैसे अपने अपने क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि ये वो। कथा के बाद जो हम कथा में बोलते हैं ना, उससे अत्यधिक प्रश्नों के उत्तर हमें बाद में देने होते हैं। कथा के बाद की जो यात्रा है ना, वो सबसे इंटरेस्टिंग है हमारे लिए। वो माइक पे होती है नहीं, या नहीं, ऐसे ही नॉर्मली बैठक में नॉर्मल, कोई माइक नहीं, वहाँ कोई कैमरा नहीं, कोई माइक नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, केवल हम बैठे होंगे और हमारा एक व्यक्ति जो साथ में होंगे, या वहाँ के 2-4 जो बड़े लोग हैं जैसे स्थानीय सामाजिक लोग होते हैं वो बैठे होंगे सार्वजनिक रूप से। तो हम बातचीत किए, हमने देखा कि ये रो रही है। तो हम बोले कि बड़े, और शब्दों को बड़ा तोल मोल करके बोलना पड़ता है। तो हमने कहा उसकी तरफ आकर्षण भी किसी का ना जाए, तो हम बोले कि क्या हुआ, आपका कोई प्रश्न था हमसे तो आप बताइएगा। तो वो बोली महाराज जी अकेले में बात करनी है आपको हमसे। हम बोले सबके सामने हमें दूसरी चीज कनेक्ट हुई, बाकी को भी दूसरी ही चीज कनेक्ट होगी कि अकेले में मिलने का मतलब क्या, एक नौजवान लड़की का। अब हम मिलते नहीं, हमारे लिए सामान्य है, क्योंकि ये अनुभव हमारे सामने आते ही रहते हैं। बिल्कुल। क्योंकि समाज में जो दिखता है वैसा नहीं होता, क्योंकि समाज की दृष्टि कुदृष्टि है। बिल्कुल। लेकिन व्यक्ति क्या है, हमसे इमोशनल टच होता है, वो अपने मन की बात हम लोगों को से करना चाहता है। क्योंकि कहते हैं कि भगवान और गुरु ये 2 ही व्यक्ति हैं जहां तुम अपनी समस्या को बता सकते हो। बाकी सब, बाबा तुलसीदास ने भी बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि आप यदि अपनी बात किसी और दूसरे को बताएंगे, तुलसी पर घर जाए के दुख नहीं दैयो रोए, जो दुख बांटे आपनो जगत हसाई होए। तो तुलसीदास जी से पूछा भी कि जब हमको अपनी बात किसी दूसरे को बतानी ही नहीं है तो किसी को तो बताएंगे, ऐसे तो हम घुट उठ के मर जाएंगे। बोले फिर 2 स्थान है। पहला स्थान है गुरु का, कि अपने जीवन में जिसको तुम गुरु मानते हो, जिसके प्रति आदर रखते हो, उसको अपने मन की बात बताओ। यदि वो भी सुनता नहीं है या वो भी तुम्हारे जीवन में नहीं है तो फिर भगवान है, वो निश्चित ही तुम्हारी बात जहां जानी होगी वहां पहुंचा देंगे। तो ये कथा में हम सब विषय लेते हैं तो इनका कनेक्ट हृदय से होता है व्यक्ति के साथ में कि हमें किसे बताना चाहिए। तो वो लड़की रोने लगी, तो बोली अकेले मिलना है महाराज जी, आपको बातचीत करनी है हमको। तो मैं बोला मैं अकेले तो मिलता नहीं किसी से भी, आप एक काम कीजिए, अकेले नहीं मिलेंगे, हमारे साथ में एक और व्यक्ति रहेगा, या आप अपने साथ में किसी विश्वसनीय आदमी को हमारे साथ में रखो और आप हमसे बातचीत करो जिसके सामने आप विश्वास रखते। बोले नहीं, मैं किसी के सामने विश्वास नहीं रखती, मेरे को आपसे अकेले बातचीत करनी है, और आप अपने साथ में किसी को भी रख लीजिए, हमें कोई समस्या नहीं है। अशिक्षित थी, ध्यान से सुनना मेरी बात को, लेकिन मैच्योरिटी कितनी है। जो मैं देखिए, आज जब विद्यालय में जो लड़के लड़कियां पढ़ते हैं उनके अंदर ये मैच्योरिटी नहीं मिलेगी, संस्कारिकता नहीं मिलेगी। वो कहेंगे देश की आज़ादी का मतलब ये है कि हमें मेट्रो में जाकर के जो कुछ करना, ये देश की आज़ादी का मतलब है। वो खुद की आज़ादी का मतलब करते हैं, मतलब इस तरीके से। तो हमने कहा ठीक है आप मिलिएगा। हमने सबको बाहर किया और हमने कहा हम 15 मिनट आपको देंगे, इसके बाद में सब लोग पुनः आ जाएंगे, फिर बातचीत करेंगे। तो वो लड़की रोई, रोने के बाद में बताई कि महाराज जी मेरे पिता नक्सली हैं और जंगलों में रहते हैं। आपकी कथा ने मेरे जीवन को झकझोड़ा है, आपकी कथा से मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ,
और शायद आप हमें पहले मिल जाते तो मेरे पिता नक्सली ना बनते, मेरे पिता इस संघर्ष की ओर ना जाते, और मैं अपने पिता को साल साल 6-6 महीने भी देख नहीं पाती। और हम घर में सब मांस खाते हैं। लेकिन जब आपने कथा में कहा और कथा को कनेक्ट किया, हमसे प्रभावित किया, तो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि मेरे को ना बड़ी ग्लानि फील हो रही है आज कि मैं कितने मुर्गे खा गई, कितने बकरे खा गई, कितने जीव जंतुओं को मैंने अपने पेट में रख लिया। तो मैं तो चलता फिरता कब्रिस्तान हूँ, चलता फिरता शमशान हूँ मैं तो। उस लड़की के शब्द थे, चलते फिरते शमशान है हम तो महाराज जी। लोगों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान की आवश्यकता होती है, शमशान घाट की आवश्यकता होती है, लेकिन हम तो अपने पेट में ही लेकर के डोल रहे कितने जीवों को। मैं उसकी तरफ देखता रहा, देखिए बड़ा गजब बात है। तो बोले कि मेरा प्रश्न केवल आपसे एक है और मैं उसका उत्तर चाहती हूँ, आपको उत्तर देना पड़ेगा, कि मुझे वो स्वाद याद आता है। हाँ। कि वो जीव से मेरे स्वाद टच है, तो वो स्वाद मुझे मतलब खींचता है अपनी ओर। मैं 3 दिन से छोड़ना चाहती हूँ, मेरे घर के लोग भी मेरे से कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये सब फालतू फंड के चक्कर में नहीं पड़ना। लेकिन जिस दिन मैं अपनी माँ को भी लेके आई तो माँ भी कह रही हाँ बात ठीक है, गुरुजी अच्छे हैं, अच्छी बातें बताते हैं। तो बोली कि लेकिन आप मुझे उत्तर दो कि मैं कैसे मांस को छोड़ सकती हूँ और कैसे मुझे छोड़ना है। ये कह देना कि देखो, ये कह देना सरल है कि मांस नहीं खाना चाहिए, लेकिन जो लोग खाते हैं जब आप उनसे छुड़वाना बहुत बड़ी बात है। तो उसको छुड़वाने के लिए उनके दिल को झकझोरना पड़ेगा कि भाई आप गलत कर रहे हैं। क्योंकि कुछ को लगता है कि ये तो नॉर्मल है, लोग बंगाल में खाते हैं, लोग यहाँ खाते हैं, वहाँ खाते हैं, ये सब नॉर्मल है सबके लिए। और आदिवासी क्षेत्रों में यही उनका भोजन भी है। हाँ, बिल्कुल। आपको दोनों ओर ध्यान देना पड़ेगा कि यदि वो नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे, उनके लिए चैलेंज है। और दूसरा ये है, जब गांव के 100 के 100 परिवार मांस खाते हैं तो आप अकेले कैसे छोड़ेंगे। हाँ, ये भी बड़ा सवाल है, अकेले कैसे। वो मतलब एक तरीके से मानो तुम समाज से अलग का काम कर रहे हो वहां के लिए। तो बोली मैं मांस कैसे छोड़ूं। मैंने कहा देखो इसका एक बहुत स्पष्ट उत्तर है। मुझे पता नहीं था मुझे उत्तर क्या देना है। भगवान की प्रेरणा देखिए कि भगवान हमको कैसे एकदम से कनेक्ट करते हैं लोगों से। हम बोले कि देखो आप एक काम करो बहन, इसका एक बहुत स्पष्ट तरीका है कि आपने आज तक जितने भी जीव जंतु का मांस खाया वो हमको बताओ, आपने किस किस का मांस खाया है। बोले मुर्गा खाया है महाराज जी, बकरा भी खा लेती हूँ, खरगोश भी खा लेती हूँ। तो 3 4 5 उसने हमको बताए। तो मैं बोला कि हाथी खाया है कभी। हंस के बोला मैं उसको, हाँ। हाथी खाया है। बोले हंस के बोली नहीं, क्योंकि आंखों में आंसू थे तो उसको कंट्रोल भी करना था। हाँ। फिर मैं बोला शेर खाया है कभी। हाँ। नहीं खाया। देखा है कभी। नहीं देखा। हाँ चीता देखा है, हमारे जंगल में आता है, गाँव में भालू आता है कभी कभी, ऐसे बोली। तो मैं बोला देखो इसको छोड़ने का सिर्फ एक तरीका है। एक तरीका सरल रूप से यह है कि आपने आज तक जितने भी जीव जंतुओं को खाया है, मान लो कि आपने मुर्गा खाया, तो आपको अपने घर में एक मुर्गा पालना है और उससे दोस्ती रखनी है और प्रत्येक दिन उसको देखना है बस। ऐसे ही आपने खरगोश खाया तो आपको खरगोश को पालना है और उससे प्रेम करना है। धीरे धीरे प्रेम हो जाएगा 8-10 दिन में, जब वो तुमसे छेड़ शरारत करे। देखिए जीव जंतु ना, आप देखना कभी, जैसे घर में लोग कुत्ता पालते हैं, हाँ। तो उससे कनेक्टिविटी होती है ना, बिल्कुल घर का सदस्य हो जाता ना। लोग उसको जाते वक्त ऐसे उसका अंतिम संस्कार करते हैं जैसे मनुष्य का नहीं करते, बिल्कुल। उसके लिए ऐसे रोते भी हैं, उससे कनेक्टिविटी होती है। हाँ। तो हमने कहा तुमने जिसका भी चाहती हो तुम कि मुझे मुर्गा छोड़ना है तो तुम मुर्गा पाल लो, तुमको बकरा छोड़ना है तुम बकरा पाल लो, लेकिन करना ये है कि उसको रोज निहारना है, उससे बात करनी है, उसे अपने घर का मेंबर मानना है। तो इससे क्या होगा, जब तुम उससे प्रेम करने लग जाओगी, जब तुम्हारे सामने बकरा रख के आएगा तभी तुम्हें उसका अपने आप दर्शन हो जाएगा कि ये नहीं ये है, तो तुम्हें उससे घृणा होने लग जाएगी। और परिणाम ये है कि उस बच्ची ने मांस छोड़ा। ये बड़ी बात है। तो ये जो उदाहरण है ना, ये शहरी क्षेत्रों में कथा करने से नहीं आते। आप जाइएगा उन लोगों के पास में, तब आपको समझ में आएगा कि वहाँ तो एक वो मुर्गे वाली लड़ाई भी होती है। हाँ, 2 बड़े बड़े मुर्गे होते हैं काले काले, वो लड़ते हैं आपस में, एक दूसरे को मार डालते हैं और उसे लोग पूरा मजमा लगा करके देखते हैं। वो देख के आए हम, बड़ा वॉरियर होते हैं वो लोग। ये तो शायद यहाँ भी चलता है कहीं कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में। लोग इतने बड़े बड़े होते हैं साहब, वो इतने बड़े बड़े लमसम मारते हैं, उनके पैरों में वो कुछ घुंघरू सब बांधते हैं वो लोग। उन्हें बड़ा वो वॉरियर होते हैं, उन पर सट्टा भी लगाया जाता है। हाँ, वो मतलब देखिए जंगल में वो सब तो है जो 1980 में था, वो आपको अब देखने को मिल जाएगा। हाँ। जो आप 1980 में यहाँ देखते थे ना, आपको बस्तर में वो सब देखने को मिलेगा, वो सब कल्चर देखने को मिलेगा आपको। लोग इतने आज देखिए, आप दिल्ली में जब आएंगे तो इमोशंस खत्म है आज। आप किसी व्यक्ति से रास्ता पूछ के देखो, ऐसे कहेगा ऐसे खोल लो ऐसे कर लो, ऐसे चले जाएगा। हाँ। समय नहीं है। आप बस्तर के किसी व्यक्ति से रास्ता पूछ के देखना, छोड़ के आएगा, आपको घर छोड़ के आएगा। हाँ, ये अनुभव तो हमने भी किया है।
आपको बस उसे ये समझ में नहीं आना चाहिए कि आप उसको हानि पहुंचाएंगे। उसको यदि ये समझ में हानि पहुंचाएंगे तो फिर वो ना आपको छोड़ेगा, ना आपसे बात करेगा, ना आपसे चीत करेगा। विश्वसनीय लोग हैं, दुनिया के सबसे प्यारे लोग हैं साहब। दुनिया, मैं बहुत बड़े शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, दुनिया के सबसे प्यारे लोग बस्तर में हैं। आप उनसे कभी कनेक्ट होइए, आप कभी उनके इमोशंस को जानिएगा। एक मैं बताता हूँ, मैं रिपोर्टिंग के लिए गया था, तो वहां पे एक गांव था और 2-3 घर बने हुए थे रोड पे। तो एक वहाँ बुजुर्ग महिला बैठी थी, तो मैंने उनसे ऐसी ऑफ कैमरा बात करने की कोशिश की। तो उनसे मैं बातचीत करने लगा, तो मैंने उनसे पूछा मैं कि कुछ लाभ मिल रहा है सरकार से या नहीं। तो सरकार से तो बड़ी नाराज थी वो, कह रही कि हमें कुछ नहीं मिलता है, ये है वो है। फिर उसके बाद मैं समझ गया कि मैं कि ये अभी सरकार के बारे में बात करेंगे तो गड़बड़ है। तब हमने उनसे उनके बारे में जानना चाहा, तो बड़े विस्तार से उन्होंने आधा घंटे अपनी बातचीत रखी, पूरा घर घुमाया उन्होंने, ये है मेरा घर है, ये है मैं, वो सब कुछ दिखाया उन्होंने। और उसके बाद बोली चाय पियेंगे या क्या पियेंगे। तो पहले तो बैठने के लिए नहीं तैयार थी, बैठाने के लिए। उसके बाद वो औरत चाय पिलाने तक के लिए तैयार हो गई। फिर हमने हाथ जोड़ करके उनको नमस्ते किया। तो मैं फिर थोड़ा सा भावुक हुआ, तो मैं उनको 1,000 रुपये देने लगा। नहीं, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। मैंने फिर उनको बाई सम्मान से, मैं कहा आप रखिए, बच्चों के लिए मिठाई उठाई कुछ कर लेना। तब जा करके उन्होंने बड़ी मुश्किल से वो पैसे साहब दिए। बहुत ईमानदारी है वहाँ, बहुत ईमानदारी है। बिल्कुल चोर नहीं है वहाँ के लोग, ध्यान से सुनना मेरी बात को। हाँ, घर खुला था उनका। हाँ, चोर नहीं है वहाँ के लोग, ईमानदारी है। लेकिन क्या है, भावुक हैं। अब देखिए, आप सीधी सी बातचीत करें, आप वहां जाएंगे नहीं, हाँ जो जाएगा उसके लिए करेंगे ना, बिल्कुल। किसी को तो जाना होगा। अब आप गए वहां, आपको आदर मिला ना, बिल्कुल है, आपको सम्मान मिला ना। अब जब आप जाओगे ही नहीं, आप घूमते रहोगे एनसीआर में और कहोगे कि हमें ये देश की हाउ इज दिस पॉसिबल। देश तो देखना पड़ेगा। देश तो देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और कैसे अनुभव हैं आपके उनके? देखिए, थ्रेट आना तो हम लोगों के लिए साधारण बात थी। किसी ने धमकी दी थी कि नहीं दी थी आपको? ये धमकी ही तो थी, पत्राना कथा नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। हाँ, उसके बाद में तो हम लंबे समय काम नहीं कर पाए, क्योंकि फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई और गवर्नमेंट के गृह मंत्री ने ये आदेश कर दिया कि नक्सल को समाप्त करना है। तो जंगल में साधारण लोगों को, हम जैसे लोगों का जाना बंद ही कर दिया था। अच्छा। सभी के लिए। शहर में फिर कथा होती थी तो शहर में चलती थी, लेकिन थ्रेट व्रेट फिर कुछ नहीं रहा। फिर तो जब देखिए, जब एक वॉर चल जाती है तो उसके बाद में सबसे पहला काम सरकार का नेटवर्क कनेक्टिविटी खत्म करना होता है। बिल्कुल। वॉर का पहला नियम ये है कि आप दूसरे लोगों का नेटवर्क खत्म कर दो, कि वो हमसे मिलना पाए, जुलना, झगड़म दुनिया। क्या था चैलेंज, ये था, देखिए 2 प्रकार का नक्सली है देश के अंदर। छत्तीसगढ़ का जो नक्सली है वो इमोशनल है। उसने बंदूक उठाई इमोशनल के कारण, हाँ। ना कि उसकी कोई वैसी कोई चीजें हैं। वो ये चाहते हैं बस हमारा जंगल, हमारा बस्तर अच्छा रहे। बिल्कुल। लेकिन जिन लोगों ने उसको लीड किया वो देश विरोधी लोग हैं। वो तोड़ना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, वो देश की हानि करना चाहते हैं। एक बात बताइए, कल को कोई देश का सेनापति या सेना नायक सेना को आदेश कर दे कि इस पर चढ़ाई कर दो, उसको पता है कि मैं हारूंगा, उसको पता है कि मैं हारूंगा, तो सेनापति तो नहीं मारा जाएगा ना। मारा कौन जा रहा है? सैनिक मारा जा रहा है। परिवार किसके खत्म हो रहे हैं? सैनिकों के हो रहे हैं ना। तो ये बात उनको समझ में आई, इसलिए आज ये जो समर्पण का जो क्रम चल रहा है ना, इसमें बहुत लोगों की भूमिका है। केवल डर नहीं है इसमें, ध्यान रखना मेरी बात, केवल डर नहीं है, इमोशंस भी हैं। अच्छा, सरकार ने ऐसा कुछ भी किया है कि उनके गांव तक और उनके घरों तक सरकारी योजना है, बिजली हो, टेलीफोन के टावर्स हो, टीवी, एलईडी और इस तरह की चीजें नहीं थी, तो वो वहां तक पहुंच रही हैं? सरकार अभी इस दिशा में काम कर रही है। जैसे सरकार कैसे काम कर रही है हम आपको बताते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मानिएगा कि हमको लगा कि ये डेंजर जोन है, पहले उस डेंजर जोन को जैसे खत्म किया, खत्म करने के बाद में आपने एक क्लीन चिट दे दी कि यहाँ तक नक्सल खत्म हो चुका है। उसके बाद में सरकार विकास की ओर चलती है, जैसे वहां तक रोड बनाएगी, वहां तक टावर लगाएगी, वहां तक जो भी गतिविधियां होंगी सरकारी वहां तक पहुंचेंगी। अब जब उससे ऐसा नहीं है कि आपकी सिक्योरिटी कुछ है नहीं, अब सरकार का पहुंच के लेकर के पता चले कि अधिकारी भी मर रहे, सब भी मर रहे और फायदा भी कुछ नहीं मिल रहा। तो जब जहां जहां तक सेफ जोन होता जा रहा है वहां वहां तक सरकार, और सरकार की निष्ठा साहब देख करके हम अचरज हैं कि सरकार के लोग देश को कितना प्रेम करते हैं। देखिए, ये कह देना कि तुम राजनीति की बातचीत कर रहे हो, ये अलग बात है। जो देखा जाता है ना वो बोला जाता है। बिल्कुल। और
जो काम देखता है आदमी, मान लीजिए कि मैं तुम्हें बुरा 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 कहता रहूं और तुम कुछ बुरा कर नहीं रहे हो, तो हम क्या बोले? हम उन लोगों का समर्थन नहीं कर सकते जो वामपंथी विचारधारा को देश में तोड़ने की बातचीत करते हैं। हम नहीं कर सकते, चाहे उसमें हमारा भाई ही क्यों ना हो, हम क्यों करेंगे? बिल्कुल सही बात है। नहीं कर सकते ना भैया। तो हमारा कहने का भाव ये है कि जहाँ जहाँ सेफ जोन है वहाँ वहाँ सरकार पूरी निष्ठा से काम कर रही है और केंद्र सरकार भी बहुत निष्ठा से काम कर रही है। हम तुम लोग समझ नहीं सकते इन लोगों। अब आपको क्या लगता है, हिडमा जब मारा गया होगा तो क्या एक दिन में मारा गया होगा? बिल्कुल नहीं। एक दिन में सुना गया है कि हिडमा मारा गया, तैयारी बहुत लंबी होगी, उसके बाद ही ये सब कार्रवाई हुई है। कार्रवाई हुई है ना। बिल्कुल। या हम तो एक ही नतीजे पर बहुत स्पष्ट पहुंचे, बहुत स्पष्ट जो एक नतीजे पर पहुंचे कि कर्तम सुभोगतम। ये जंगल में जो लड़ाई चल रही है ना, भगवान को जिन्होंने बचाना है वो आ रहे हैं और जिन्होंने जो अति करी है उनको उसका परिणाम मिल रहा है। बस देखिए, जो सैनिक जब गोली चलाता है ना तो ये नहीं देखता कि सामने कौन है। जैसे मान लीजिए मुठभेड़ हुई, सैनिक में हुई, पुलिस में हुई और नक्सलियों में हुई या एनीबडी किसी भी व्यक्ति में हुई, तो बहुत दूरी होती है, बहुत दूरी होती है। उसमें कुछ लोग बच के भी भाग जाते हैं ना। हाँ बिल्कुल। अब कुछ लोग मर जाते हैं, तो इसका मतलब तो ये ईश्वर निर्धारित है ना किसमें जाके गोली लग रही है। वो तो बाद में डेड बॉडी ढूंढनी पड़ती है कि भाई ये कौन कौन मर गए, देखो भाई। तो जिनको परमात्मा बचाना चाह रहा है वो बच रहे हैं, और जिन्होंने अपनी अति करी है नक्सल के बहाने, और हम आगे भी बोल रहे हैं जिन लोगों ने अति करी है वो इस पृथ्वी पर रहेंगे ही नहीं। बिल्कुल, क्योंकि सर्किल है ना, जिनको तुमने मारा है उनके परिवार की बद्दुआएं तो तुमको भी मिली होंगी ना साहब। बिल्कुल मिलती हैं, वो तो मिलती है ना, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो हिडमा मर गया तो इसमें कोई नई कहानी नहीं है, हिडमा ने जो किया वो उसका भोग रहा है। बिल्कुल। हिडमा ने अनेकों लोगों को मारा था, तो कहीं ना कहीं उनकी भी तो आत्मा को शांति देनी थी ना। हिडमा मर गया सो मर गया, इसमें क्या है? और मरना ही था वो, ये सबको पता था कि वो जीवित नहीं बचेगा। ये तो आपको नहीं पता था क्या? बिल्कुल। वो मरा नहीं था, उससे पहले लोग जानते थे कि मारा जाएगा, बस वेट ये कर रहे थे कि भाई इसकी मरने की खबर, इसकी मरने की खबर मिलनी कब है। हाँ बिल्कुल, इतना वेट था बस। तैयारी तो पूरी थी तैयारी। तो महाराज जी, आपने नक्सलवाद पर पूरा प्रकाश डाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने ऑडियंस से भी कहेंगे कि इस पूरे पॉडकास्ट को अच्छे से देखें और अपने रिव्यू भी दें कि कैसा रहा आपका अनुभव, और ऐसे ही अनुभव हम आपके पास लाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।